हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एम पी सी एस। इसमें आपका एक जेन्युइन डाउट जो आप बता रहे हो, तो उसमें ये है कि जो ये वेदास की जो नॉलेज है ना, रूट अगर इसका मानना है तो आप सेंट्रल एशिया भी मान सकते हो, या फिर इन्होंने सप्त सिंधु पर आकर ये वाली चीज़ लिखी, यानी कि पंजाब प्लेन्स में आकर ये वाली चीज़ लिखी, क्योंकि आर्यन इन्वेजन जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होता है तो वहाँ पर आके लिखी। दोनों चीज़ें सही हैं, लेकिन दोनों चीज़ें गलत भी हैं, क्योंकि वेरीफाई नहीं करा जा सकता इस बात को। हमेशा एक किसी टेक्स्ट की नॉलेज, क्योंकि यहाँ पर एक बात यह है कि वेदास की नॉलेज जो है वो ओरली ट्रांसमिट हो रही है, तो उसको हम कभी भी किसी भी चीज़ को जब ओरली कोई ट्रांसफ़र होती है तो हमेशा मानते हैं कि पर्सन के साथ ही वो चीज़ इधर से उधर जाती है। हम इसका रूट इसको सेंट्रल एशिया बोलें या फिर ऐसा माने कि इंडिया में आने के बाद इन्होंने लिखी, इसका हम लोग परफेक्ट ट्रेस किस दिन लिखना स्टार्ट हुई, क्या लिखना स्टार्ट हुआ, ये नहीं होगा, ये हम पता नहीं लगा सकते। जैसा कि मैं आपको पढ़ाऊँगा सती प्रथा का सिस्टम, आप जब पढ़ोगे, जब लेटर वैदिक पीरियड आता है उसके बाद जब ये चीज़ें शुरू होती हैं, औरतों के खिलाफ अत्याचार और ये सब होना, औरतों को नीचा समझा जाना, ठीक है, ये शूद्र का कंसेप्ट आना, ये सारे बढ़ना, सिस्टम का बढ़ना, ये अभी हम सीखेंगे धीरे धीरे लेक्चर जैसे हमारा प्रोसीड करेगा। ये कोई डेट कैसे बता सकता है? बताना ज़रा, पहला सती प्रथा कब हुआ वर्ल्ड में? मुझे डेट बताओ ज़रा, उसकी दिन बताओ, घंटा बताओ। फर्स्ट सती प्रथा कब हुआ और किसका आइडिया था, ये कौन से पर्सन का, किसने लिखा सती प्रथा को कि ये होना चाहिए? जल्दी बताओ, बोलो बोलो, कोई बता सकता है? नहीं बता सकता, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, तो इसके ऊपर मतलब इस तरह की डिबेट का मतलब ये कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास। यार मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मतलब नहीं बनता, लेकिन एविडेंस नहीं है हमारे पास। डोंट वरी, जिसके पास ऐसा ठोस एविडेंस नहीं होता ऐसे सवाल आते भी नहीं है। वो अच्छी बात है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, तो आपको एक एक्स्ट्रा एज दे देती है वो, लेकिन इसका कोई सटीक आंसर ना मैं दे सकता हूँ ना कोई हिस्टोरियन दे सकता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, मटेरियल रिमेन्स सच एज आयरन इम्प्लीमेंट्स एंड पॉटरी फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल साइट्स, ये हमें मिली हैं। यहाँ पर एक लाइन मिसिंग है, फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन। हैव बीन डिस्कवर्ड इन कहाँ से मिली है? पंजाब से मिली है, यूपी से मिली हैं और राजस्थान से मिली है, अलॉन्ग इंडस एंड गंगा। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, वैदिक एज को हम लोग कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड, 1500 से 1000 और 1000 से 600। अब हम लोग वैदिक कल्चर की बात करते हैं। जब हम लोग सिर्फ वैदिक कल्चर बोलते हैं ना, इसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा रहता, तो समझ जाना ये अर्ली की बात होती है। अर्ली वैदिक कल्चर यानी कि जो 1500 से 1000 BC की बात हो रही है। सबसे पहले इसकी पहली हेडिंग के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर पॉलिटी एंड सोसाइटी कैसी थी। ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। ऋग वैदिक जो पॉलिटी थी ना, अर्ली वैदिक पॉलिटी कह लो, चाहे इसको ऋग वैदिक पॉलिटी कह लो, ये किनशिप बेस्ड थी। आप बता दो मुझे, सोसाइटी में इतनी पढ़ा चुका हूँ, ये किनशिप बेस्ड मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जो रिश्ते खून के, शादी के या एडॉप्शन के होते हैं वो किनशिप बेस्ड होते हैं। कुल मिलाकर मतलब आपका खानदानी रिश्ते जो होते हैं, ठीक है, फैमिली टाइज, ये इसको किनशिप बेस्ड बोलते हैं, ठीक है। कितनी बार तो पढ़ा चुका हूँ सोसाइटी में, फिर भी भूल जाते हो। ब्लड रिलेशन, जनरली ब्लड रिलेशन एंड फैमिलियल टाइज, फैमिली वाले रिश्ते। अब ये किनशिप बेस्ड थे, यानी कि सब लोग फैमिली वगैरह में ही रहते थे आपस में, और फैमिली में जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो बन जाते थे वही इनको डिटरमाइन करता था। देख रहे हो यहाँ पर एक वर्ड आया पॉलिटी, ये पॉलिटी वही पॉलिटी है PSIR वाला। एक एक कम्युनिटी रह रही है, उसके खुद के रूल्स एंड कस्टम्स। रूल्स एंड कस्टम्स का मतलब बनना, ऑर्गेनाइजेशन होना, यानी कि इसको पॉलिटी कहते हैं ना। क्लियर? इसमें तो कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ूँ मैं? जल्दी बताओ। ओके, कुल और जो क्लैन था वो बेसिक यूनिट था पॉलिटी का, यानी कि सबसे बेसिक लेवल पर, सबसे नीचे लेवल पर आपको कौन देखने को मिलता था? जैसे ही शुरुआत हो रही है रूल्स एंड रेगुलेशंस की, आपका एक कुल होगा, एक क्लैन होगा, आपका खानदानी जड़। आपके खानदान को जो रूल करेगा, जो हेड होगा उसका, आपके हेड ऑफ द फैमिली, उसको हम लोग कहते थे कुलपति। मैं इसको इससे बना देता हूँ, इसको हम लोग कहते थे कुलपति। अब एक जगह पर सिर्फ एक फैमिली तो रह नहीं रही है, यानी कि आपका कुल और एक कुलपति सिर्फ आप ही तो नहीं है उस जगह पर, और भी फैमिलीज, और भी परिवार रह रहे होंगे। तो नंबर ऑफ फैमिलीज एक साथ आती थी, यानी मतलब मान लो कि दुबे की फैमिली साथ आई,
अंसारी की फैमिली आई, शर्मा की फैमिली आई, ठीक है, मिश्रा की फैमिली आई, भगत की फैमिली आई, ये सारे एक साथ आई, यानी कि ये कुल ये कुल ये कुल ये कुल ये कुल, इन सब की हेड ऑफ द फैमिली यहाँ पर दीपांग दुबे ही है कुलपति, ये भगत है, ये है, सब कुछ है, ये सारे अपने अपने कुलपति हैं, हेड ऑफ द फैमिली है। हम सारी फैमिलीज एक साथ आए और हमने निर्माण करा एक गांव का। गांव को बोला जाता था उस टाइम पर ग्राम। अब हम सारी फैमिलीज ही मिलाकर एक गांव बना रही हैं, सारी फैमिलीज एक साथ ने डिसाइड कर रखी है चलो साथ में रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो बन गया ग्राम। अब अपनी अपनी फैमिलीज को तो हम लोग चला रहे थे, जो हेड ऑफ द फैमिली था वो कुलपति था, पूरे गांव को जो चलाएगा उसको हम लोग कहेंगे ग्रामानी या ग्रामणी, कुछ भी कह लो, ग्रामणी ग्रामाणी। अब कभी कभार जैसे हमारी फैमिलीज रह रही है तो विलेजेस भी तो एक साथ होंगे बड़े सारे, विलेज 1, विलेज 2, विलेज 3, नंबर ऑफ विलेजेस अब साथ में आते थे तो उसको हम लोग कहते थे विस। ये भी एक प्रकार का क्लैन ही होता था, यानी कि एक ही जड़ फैमिली में और वो करके वो बहुत बड़ी दूर तक फैली हुई है, जिसने एक गांव नहीं गांव के गांव फैले हुए हैं इस परिवार से निकले हुए, वो भी एक क्लैन होता था विस। और नंबर ऑफ एक ही परिवार नहीं, मतलब ज़रूरी नहीं है, मतलब एक गांव से निकले हुए बड़े सारे गांव बन रखे हैं, वो फैल रखे हैं, लेकिन सारे लोग एक तरीके से रिलेटिव्स की तरह और वही रहते हैं और आपस में इधर उधर शादियाँ कर रहे हैं, वो इस फैमिली में, उस परिवार में, इस घर में, उस घर में, बस, ठीक है। अब फैमिली को जो हेड करता था वो कुलपति था, गांव को जो हेड करता था वो ग्रामाणी था, और जो पूरे के पूरे ग्रुप ऑफ विलेजेस विस को जो हेड करेगा वो होगा विश्वपति। ट्राइब्स भी कुछ कुछ होती थी जंगल में, तो ट्राइब्स को हम लोग बोलते थे जन। जो ट्राइब्स का हेड होता था उसको हम लोग बोलते थे राजन वॉज द हेड ऑफ द ट्राइब्स। और लोग इसको बोलते थे, लोग इसको कभी कभार एक टाइटल देते थे कि तुम हमारे रक्षक हो, तो इसलिए हम तुम्हें बोलना पसंद करेंगे एज जनस्य गोप, जनता के हित में सोचने वाला रखवाला, जनस्य गोप। बड़े सारे ट्राइबल किंगडम्स भी थे अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पर, जिनको हम लोग राष्ट्र कहते हैं, और इनमें से बहुत सारी सरनेम और जो परिवार कुल के नाम वो आज भी कैरी होते हैं। उस टाइम पर कौन कौन से राष्ट्र या ट्राइबल किंगडम से? भारत, मत्स्य एंड पुरा। तो यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है भारतास, मत्स्यास एंड पुरास? क्योंकि एक नहीं बड़े सारे थे, तो कॉमन सरनेम हो नहीं सकता क्या किसी का? जैसे अमित भी दुबे है, मैं भी दुबे हूँ, लेकिन क्या सेम फैमिली से एक ही चाचा और ताऊ जी के बेटे हैं हम लोग? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर है? इसको रिवाइज करना चाहिए था, इसमें बहुत सारी टर्म्स है, मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे बेसिक जो है यानी कि आपका है कुल, उसके बाद नंबर ऑफ कुल मिलकर बनाएंगे ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम से बनेगा विस। फिर इसके अलावा एक अदर टॉपिक यहाँ पर ये दे रखा है, ये बोल रखा है कि यहाँ पर जो ट्राइब लोग होंगे वो जन, उनको लीड करने वाला राजन, राजन का ही दूसरा नाम है जनस्य गोप, और ये सारे ट्राइबल किंगडम्स मिलकर बनाते थे राष्ट्र। और बड़े सारे राष्ट्र के नाम देखा है मैं, भारत, मत्स्य एंड कुरु। अब बात करते हैं राजा की। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी राजन की थी अपनी जनता को प्रोटेक्ट करना, लेकिन उस टाइम पे राजा वो वाला राजा नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये जन यानी कि ट्राइब किसी, ये ट्राइब हमेशा वो वाले ट्राइब में समझते हैं इनको कि फॉरेस्ट पीपल और वो करके, उस टाइम पर सब कुछ ही फॉरेस्टेड लैंड था। और आप कंफ्यूज मत करना इसको किसी भी बात से, पूरा का पूरा जो उस टाइम का ज़माना अगर मैं कहूँ ना तो वो रूरल बन चुका है, इस बार अर्बन कुछ भी नहीं है, तो हर कोई काइंड ऑफ ट्राइबल जिंदगी ही बिता रहा है उस टाइम पर, ठीक है। इसकी जो पावर थी दे वर लिमिटेड बाय ट्राइबल असेंबलीज। यहाँ पर कुछ सभाएं बनती थी, नेमली कौन कौन सी सभाएं थी? किसी किसी जगह में होती थी विधाता, कहीं कहीं होती थी सभा, कहीं कहीं होती थी समिति, और किसी किसी जगह पर होते थे गण। विधाता जो थी वो सबसे बड़ी ट्राइबल असेंबली थी, सबसे ओल्डेस्ट थी, यहाँ पर सीनियर लोग बैठा करते थे, ओके। तो हम लोग बात कर रहे थे, ये मैं आपको ये बता रहा था, ये जो विधाता है द ट्राइबल असेंबली, ठीक है। विधाता था, सभा था, विधाता, सभा, समिति और गण। अब एक बात याद रखना, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना। आप कहोगे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कुछ ऐसा करके, आपको ये क्रिस्टल क्लियर याद करना पड़ेगा, ये जन है, जन, ये लोग हैं,
और ये गण है, ये ना असेंबली का नाम है डिसीजन मेकिंग, जैसे विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ये ऐसी ये असेंबलीज हैं ऐसी जो डिसीजन लेगी, पंचायत मान लो, इनको कुछ भी मान लो। विधाता इनमें से जो ट्राइबल असेंबली थी वो सबसे बड़ी थी, यानी कि ये उस ज़माने का राज्यसभा आप इसको कह सकते हो। सभा क्या था? काउंसिल ऑफ एल्डर्स एंड समिति असेंबली ऑफ पीपल, यानी कि ये उस ज़माने का लोकसभा और ये उस ज़माने का राज्यसभा। तो इंस्पिरेशन देख रहे हो एंशिएंट हिस्ट्री से कैसे ली जाती है। अगर कोई आपसे पूछे कि मिस्टर मयूर कैन यू प्लीज़ टेल मी, या फिर मिसेस अंकिता भगत कैन यू प्लीज़ टेल मी कि लोकसभा राज्यसभा की इंस्पिरेशन कहाँ से ली गई है। अब ये क्वेश्चन मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, या मिस अंसारी जी आप प्लीज़ बताइए कि ऐसा ये कहाँ से आया, फ्रॉम वेयर डिड द इंस्पिरेशन लोकसभा राज्यसभा टुक प्लेस। अब मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ कि आपके इंटरव्यू में पूछा जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बन गई है, और जिस टाइम पर आप इंटरव्यू में पहुँचोगे यूपीएससी में 2023-24 के जो स्टूडेंट आप कैंडिडेट होगे, तो 2026 तक यही क्वेश्चन चलते रहेंगे यूपीएससी के इंटरव्यू में घुमा फिरा कर। तो हमें थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक सोचना पड़ता है। इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको मैंने रात को स्क्रीनशॉट भेजा था कि मैं कंटेंट बहुत बारीकी से प्रिपेयर कर रहा हूँ उसका मैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई आए ना क्वेश्चन के मॉडर्न लोकसभा और राज्यसभा का जो ये इंस्पिरेशन है, इसके रूट हमें वैदिक लिटरेचर में देखने को कहाँ मिलते हैं, तो ये दो टर्म्स में मिलते हैं। देख रहे हो ना, असेंबली ऑफ पीपल लोकसभा, काउंसिल ऑफ एल्डर्स राज्यसभा। किंग अपॉइंटेड अ पुरोहित, राजा अपने लिए एक चीफ प्रीस्ट को अपॉइंट करके रखता था उसको हेल्प करने के लिए। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री मैटर्स में किंग को एक आर्मी चीफ सेनानी मदद करता था। ग्रामाणी याद है, ये गांव का लीडर हुआ करता है, इसको हमने ऊपर ही पढ़ लिया, ये ग्रामाणी। जब आर्यंस ईस्टवर्ड मूव करते हैं, कब करते हैं वो? लेटर वैदिक पीरियड में, यानी कि 1000 BCE के बाद जब ये वहां मूव करते हैं, गंगा यमुना दोआब रीजन में। अच्छा, ये दोआब कॉमन टर्म होती है इंग्लिश के लिए भी, हिंदी के लिए भी। क्या होता है दोआब का मतलब? ज्योग्राफी वाले कोई बताओ मुझे, अगर पढ़ रखे हो तो। लैंड जो होता है गीला गीला, जो ऐसा कह सकता हूँ, ड्रेन जो होता है ना, दो रिवर्स का संगम जो होता है, जब वो अपने सेडिमेंट दोनों रिवर्स लाकर जो पटकती हैं, फिर उनका संगम कह लूँ मैं उस ज़मीन को, है ना, उसको दोआब कहते हैं। वेरी गुड, अच्छे से पढ़ाऊंगा और पढ़ाऊंगा मैं दोआब वो आपके बारे में भी, टेंशन मत लो, ये हिस्ट्री की बात है, ज्योग्राफी में जब आएगा तो और अच्छे से हम जानेंगे। ठीक है, गंगा यमुना दोआब में जब आर्यंस ईस्टवर्ड मूव करते हैं इस रीजन में, अर्ली सेटलमेंट्स पर रिप्लेस बाय टेरिटोरियल किंगडम। तो जो पहले से लोग यहाँ पर रह रहे थे उनको खदेड़ फेंकते हैं यहाँ से बाहर, ये जहाँ गए ना, मतलब उत्पाद मचाते ही गए, इनको रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर इन्होंने टेरिटोरियल किंगडम्स अपने बनाए। अब यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ फिक्स कर दी कि हमको कोई रिप्लेस ना कर पाए, तो राजा का कंसेप्ट हम लोग लेकर आते हैं हेरिडिटरी किंगशिप के बेसिस पर, यानी कि हम में से जिस खानदान में जिसकी जो पोस्ट होगी ना, उसी का बेटा, उसी की बेटी, यही सब बनते रहेंगे बार बार। यहाँ पर मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट हुई। राजा का कंसेप्ट तो ऑब्वियसली बात है, मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो स्टार्ट हुई। अब यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पता है क्या बनते हैं? फर्स्ट टेरिटोरियल किंगडम्स की झलक कहाँ देखने को मिलती है? लिटर वैदिक पीरियड के अंदर। हेरिडिटरी किंगशिप की झलक हमने सबसे पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हिस्ट्री में कहाँ देखने को मिलती है? लेटर वैदिक पीरियड के अंदर। ये सिर्फ वैदिक पीरियड कह लो, चलो अभी अपनी सहूलियत के लिए, अपने दिमाग में बिना किसी प्रेशर के। टेरिटोरियल किंगडम्स की पहली झलक, हेरिडिटरी किंगशिप की पहली झलक, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मोनार्की, फर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे देश में इतिहास में आज तक कौन सी रही है? मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रही है। कौन से टाइम पीरियड में? हड़प्पा में रही है। कहाँ रही है? हड़प्पा में तो भाई साहब हम गारंटी के साथ कुछ भी नहीं बोल सकते, साउथ इंडिया का हमें पता नहीं चाहता कुछ। लेकिन अगर हम लोग एक रूट को फॉलो करें कि प्री हिस्टोरिक से लेकर इंसानों ने पत्थर जलाते जलाते चिंगारी बनाई, आग बनाई, वहाँ से लेकर मेहरगढ़ आया, मेहरगढ़ से हड़प्पा आया, इंडस वैली सिविलाइजेशन उठा, ये जाते 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 जब ये वैदिक टाइम आया, आर्यन इन्वेजन हुई, तो मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रॉपर गवर्नमेंट हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में। तो इस तरह की जब ये गवर्नमेंट बनी, तो यहाँ पर जो किंग की पावर थी वो इंक्रीज होती चली गई। और याद है इसको, अभी हमने ऊपर पढ़ा, पुरोहित इसको असिस्ट कर रहा था, चीफ प्रीस्ट। पुरोहित की मदद से ये बड़े सारे रिचुअल्स परफॉर्म करता था और सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करता था अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ये वाली बात थोड़ी सी रिलेट कर पा रहे हो? मेडिवल हिस्ट्री में हमने दंती दुर्ग के बारे में पढ़ा था, राजकोटा चीफ, वो याद है? गोल्डन वॉर्म के अंदर गया था, है ना? जनता को आपको बताना पड़ता है, क्योंकि देखो सिर्फ देखो मैं एक बात बताता हूँ, तुमने यहाँ से लोगों को हटा दिया, अर्ली सेटलमेंट जो लोगों की थी, तुमने यहाँ से लोगों को हटा दिया, यानी कि जो लोग यहाँ पर गंगा यमुना दोआब पे रूल कर रहे थे। लेकिन तुम जनता के मन में अपना विश्वास कैसे जगाओगे? क्योंकि तुम तो बाहर से आए हो ना, तुम तो बाहर से आए हो ना।
अब इसका पता है कितना डीप सिग्निफिकेंस है, एक बात बताऊँ मैं आपको, अगर कोई हमसे कहता है ना कि हिस्ट्री में आज तक इंडिया को इन्वेट किसने करा, तो लोग कहते हैं ब्रिटिशर्स ने करा, हमें तो पता है, हमसे पूछ रहा है बच्चों वाला सवाल, उसके मुंह पे चांटा मारना, गोबर में भिगा कर चप्पल मारना, उससे बोलना अच्छे से पढ़कर आएगा, ट्रू आईएएस से कोचिंग ले और फिर अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर। सबसे पहला फॉर्म ऑफ हिंदुस्तान पे जो कब्जा होता है ना, पूरा हिंदुस्तान का कब्जा तो नहीं, क्योंकि उस टाइम पे वक्त का तकाजा अलग है, ऑब्वियसली बात है, रिसोर्सेज अलग है, वक्त अलग है, एरा अलग है, लेकिन पहला कब्जा आर्यंस का होता है हिंदुस्तान में, जिन्होंने यहाँ की राजनीति, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और हर चीज़ को बदल कर रख दिया। ये वही चीज़ है ना, गोरी चमड़ी वाले आके हम पे रूल कर रहे हैं, मैं क्यों मानूँ उनके रूल को, कैसे मानूँ, डरा धमका के मानूंगा नहीं, वो मानूंगा विरोध होएगा, तो विरोध ना हो तो देख रहे हो अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बनाने के लिए बड़े सारे रिचुअल्स वगैरह वो परफॉर्म कर रहे हैं। और आपको क्या लगता है, गंगा यमुना द्वापर उस जमाने के हिसाब से जाकर देखो, भले ये बीसी का एरा है, ये एंशिएंट इंडिया का एरा है, लेकिन इस जमाने में जाकर देखो, अपनी साइकोलॉजी दौड़ाकर देखो, लोग इतनी आसानी से कैसे मान लेंगे, तो बाहर की चमड़ी है जो चली आई है हिंदुस्तान में। तुमने उधर के अर्ली सेटलमेंट लोगों को खदेड़ मारा जो कि रूल कर रहे थे वहां पर, लेकिन पूरे के पूरे अगर वहां पर तुम्हें जनता के दिलों में विश्वास बनाकर रहना, क्योंकि बिना जनता के तो तुम कुछ जानते ही नहीं हो अभी बेटा यहाँ पर। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे करके जिन जनता से भी इनको नफरत थी उसको भी वाइप आउट करते चले गए। उन्होंने सोचा हिंदुस्तान के ऊपर अब सिर्फ हमारा डेरा चलेगा, जिसने किंतु परंतु विरोध प्रदर्शन करा वो गया, क्योंकि अब सिर्फ एक ही डंका बजेगी और वो है आर्यंस की डंका। अब जो चलेगा वो हमारे हाथ से चलेगा, जो पढ़ाया जाएगा वो हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा, जो धर्म होगा अब वो हम जो बनाएंगे वो होगा। इस पर्सपेक्टिव से यहाँ पर आते हैं वेदास, अरण्यकास, उपनिषद और ब्रह्मणास, श्रुति एंड स्मृति। बड़े सारे जो जन थे या जो ट्राइब थे, इनको मिक्स करा गया टू फॉर्म जनपद या फिर राष्ट्र इन द लेटर वैदिक पीरियड। जब 1000 बीसी के बाद क्या होता है, इन सारे जन और ट्राइब्स को मिक्स करके एक प्रॉपर जनपद बनाया गया या राष्ट्र बनाया गया। जो इंपॉर्टेंस था सभा और समिति का लेटर वैदिक पीरियड के अंदर, जैसे देख रहे हो अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर यही डिसीजन मेकर है, काउंसिल ऑफ एल्डर्स, असेंबली ऑफ पीपल। लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पर इनकी इंपॉर्टेंस ना कम होती चली गई। ये सभा और समिति जितना 1000 बीसी तक उछल रहे थे, डिसीजन मेकर थे, एक पर्टिकुलर एरिया में, गांव में पंचायत की तरह, लोकसभा राज्यसभा की तरह काम करते थे, इनकी पावर डिमिनिश होती चली गई, इनकी पावर कम होती चली गई लेटर वैदिक पीरियड में 1000 बीसी के बाद। और विधाता का जो कंसेप्ट था वो तो कंप्लीटली डिसअपियर हो गया। क्या था विधाता, देखो ट्राइबल असेंबली वॉज द ओल्डेस्ट असेंबली, ये तो डिमिनिश ही हो गया लेटर वैदिक पीरियड के अंदर। तो आपको डिफरेंस अगर आए तो देख रहे हो धीरे धीरे करके आपका डिफरेंस बनता चला जा रहा है कि मेन डिफरेंसेस क्या थे, जो चीज़ हमें विजिबल होती हैं अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर, लेकिन बाद में लेटर वैदिक पीरियड के अंदर देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, न्यू स्टेट्स इमर्ज हुई। अब यहाँ पर एक राजा को वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जाता था बाली के नाम से। बाली वॉज अ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द पीपल टू द किंग। लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पर बाली को टैक्स माना जाने लगा। शुरू में ध्यान से सुनना, अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पर 1000 बीसी से पहले तक अगर मैं राजा के दरबार में जा रहा हूँ, उससे मिलने, दरबार तो नहीं कहेंगे सॉरी, यहाँ पर कोई महल वगैरह नहीं थे, जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ राजा जहाँ पर है, बाली मेरा उसको देना मतलब, अगर मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूँ तो मैं उसको अपना अनाज वगैरह, पेड़ पौधे, अगर मैं कैटल रेयरिंग करता हूँ तो अपनी गाय भैंस भेड़ बकरियाँ मैं उसको दे आया, कुछ भी दे आया। बाली तो शुरू में वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, वॉलंटरी का मतलब ये होता है भैया मेरी मर्जी में जितना मर्जी दो। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पर सेम बाली नाम कंटिन्यू रहता है, लेकिन अब वो टैक्स की तरह लिए जाने लगा। और टैक्स कभी भी वॉलंटरी नहीं होता, टैक्स देना ही पड़ता है, और इसको रेगुलरली कलेक्ट करा जाने लगा। पहले बाली क्या था, जब मुझे राजा से काम है मैं मिलने जा रहा हूँ तो पटाने के लिए कुछ ले गया, ठीक है, लेकिन अब मुझे देना ही पड़ेगा ट्रिब्यूट। जो कुरु और पंचाल किंगडम से अब यहाँ पर फ्लरिश करते हैं, ठीक है। जैसे महाभारत के अंदर द्रौपदी को पंचाली बोला जाता है, अगर आप जानते हो तो द्रौपदी का दूसरा पंचाली भी होता है, पंचाल किंगडम से होती है, ठीक है। लेकिन इसको रिलेट मत करना, क्योंकि वो एक क्या कहते हैं हम लोग उसको, माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, और ये चीज़ रियल में है। और लास्ट सिटीज़ यहाँ पर फ्लरिश करती है, लाइक अयोध्या, इंद्रप्रस्थ जो कि दिल्ली है आज के टाइम में, और मथुरा, ये मर्ज हुई यहाँ पर, ठीक है। जितने लोग यूपी से हैं तो उसको याद रखना कि आपसे इंटरव्यू में कभी कभार ये, अगर बहुत डेप्थ में चले गए इंटरव्यू वाले तो आपसे पूछा सकता है कि यूपी में जो सबसे पहले ये चीज़ हुआ, या फिर अयोध्या के ऊपर से क्वेश्चन पूछते पूछते, मथुरा के ऊपर क्वेश्चन पूछते पूछते, तो आपको ये चीज़, और यूपीपीएससी में तो पूछ ही जा सकता है, ठीक है। बाली कैसे कलेक्ट करा जाता था जब बाली लेटर विद पीरियड में जब ये टैक्स बन गया? द टैक्स कंसिस्टेड ऑफ
1/6 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और कैटल फॉर अ पर्सन। एक 1/6 आपके पास अगर आप एग्रीकल्चर से हो तो अपना अनाज दे दो, जितना भी क्रॉप प्रोड्यूस आपने करा है 1/6 तो उसका पार्ट दे दो। या अगर आपके पास गाय भैंस भेड़ बकरियां हैं, 12 अगर हैं तो उनमें से 2 दे दो, 6 हैं तो 1 दे दो, 18 हैं तो 3 दे दो, 1/6। ठीक है। और इसका पर्पस वही होता था क्योंकि राजा को अपना जिस पे नए रीजन पे कब्जा कराया, कुछ भी करा है, तो जनता का पेट भरना है या अपने किंगडम को चलाना है, अपनी पावर को सिद्ध करना है, ये सब चीज़ों के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।